दोस्तों, लोगों से कभी कभार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका उन्हें जब तक पश्चाताप होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही एक राजस्थान के ज़िला नागौर के जो परबतसर थाना क्षेत्र है, वहाँ का एक मानाराम गुर्जर नाम का व्यक्ति होता है जो अपने परिवार का मेन सदस्य होता है, मेन मुखिया होता है। उससे भी कुछ इस तरीके की गलती हुई थी कि जब तक उसे उसका पश्चाताप हुआ तब तक हो चुकी थी 5 लोगों की मौत। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अपना जो यूट्यूब परिवार है बहुत अभी छोटा है। आप लोगों के सहयोग और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सुझाव दीजिए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए और किस तरीके से अभी इन स्टोरियों का सिलसिला आगे रखना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। तो राजस्थान का जो नागौर ज़िला होता है, जो परबतसर थाना क्षेत्र होता है, वहाँ का एक व्यक्ति होता है मानाराम गुर्जर, जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। और दिहाड़ी मजदूरी का काम करने से जो उसकी आय होती है, जो उसकी आय मिलती है, उसको उससे ही अपने परिवार का गुजर बसर करता है। उसके परिवार में 3 बेटियां और 3 बेटे और उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है केसर। एक कुल मिला के 8 सदस्यों का परिवार होता है, जो कि काफ़ी हंसी खुशी से अपना लालन पालन कर रहे थे। जो मानाराम गुर्जर था वो काफ़ी अच्छे से अपने परिवार वालों की देख देख कर रहा था। जैसे ही समय व्यतीत होता है, जो मानाराम गुर्जर को कहीं पर भी काम मिलता है, जैसे कहीं खेतों में काम मिलता है तो वहाँ पर चला जाता है, कहीं ईंट गारे का काम भी मिलता है, दिहाड़ी मजदूर का काम मिलता है, वो करने के लिए चला जाता है। क्योंकि उसके परिवार में ज़्यादा सदस्य होने से पारिवारिक स्थिति भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उसे एक दिन पहाड़ में पत्थर तोड़ने के काम का ऑफ़र आता है, कोई काम करने के लिए कहने आता है। तो मानाराम गुर्जर जो होता है वो पहाड़ में पत्थर तोड़ने के लिए चला जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, काफ़ी विशाल पर्वत श्रृंखला है, काफ़ी विशाल, उसमें ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। तो वहां पर ही उसे पत्थर तोड़ने के लिए जाना था। तो मानाराम गुर्जर जब पत्थर तोड़ने के लिए जाता है तो वहां पर उसका एक पैर काफ़ी 1-2 घंटे तक तो काम करता है, लेकिन पैर फिसल जाने से पहाड़ की एक जो चोटी होती है वहाँ से फिसल करके मानाराम गुर्जर नीचे गिर जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आती हैं, जिसकी वजह से वो ना चल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। बेहोश स्थिति में बेसुध होकर के नीचे पड़ा था। तभी वहाँ पर जो काम करवाने के लिए ले गया था, उससे जानकारी मिलती है कि मानाराम गुर्जर पहाड़ पे पैर फिसलने से नीचे गिर गया है। तो उसके बाद ये जानकारी जब उसे मिलती है तो वो एम्बुलेंस को बुलाता है और एम्बुलेंस को बुलाने के बाद उनके परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनकी हालत देख करके बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मानाराम गुर्जर अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं मतलब अभी इनकी डेथ नहीं हुई है, अभी ये बेहोश हुए हैं। तो उनका थोड़ा बहुत इलाज ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद मानाराम गुर्जर को जैसे ही होश आ जाता है तो वो कुछ ऐसी बहकी हरकतें करने लगता है, जिसको देख करके परिवार वाले अचंभित हो जाते हैं और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके आपस में जो रोने धोने का सिलसिला जारी हो जाता है। जब डॉक्टर 1-2 दिन भर्ती रहने के बाद डॉक्टर उनकी बड़ी बेटी होती है, जिसका नाम मीरा होता है, वही पूरे परिवार में समझदार होती है। और जो मानाराम गुर्जर की पत्नी होती है, वो इन दोनों को बुला करके डॉक्टर बताता है कि जो मानाराम गुर्जर की मानसिक स्थिति है वो एक पागलपन की तरह हो गई है। उनको पागलपन जैसे दौरे पड़ने लगे हैं, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आ जाने के कारण मानाराम गुर्जर की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। तो अभी इनका इलाज 10 से 15 दिन यहाँ हॉस्पिटल में ही चलेगा। तो उसकी बड़ी बेटी जो मीरा है वो कहती है जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, आप हमारे पापा को ठीक कर दीजिए। क्योंकि एक बाप का जब साया रहता है बच्चों के ऊपर तो वो बच्चे एक शहंशाह की ज़िंदगी जीते हैं, राजा जैसी फीलिंग लेते हैं। अगर बाप का ही साया उठ गया तो उन बच्चों को अनाथ और बेबस हो जाते हैं और उनका कोई सहारा नहीं रहता है। तो उसकी बड़ी बेटी ने इतना डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने कहा 10-15 दिन इनको रहना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। अगर इनकी मानसिक स्थिति यहाँ सुधरती है तो ठीक है, वरना इनका तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये कुछ भी काम के लिए बोलें और कुछ भी बोलें तो इनके कहना आप लोगों को मानना पड़ेगा। और इनसे ना तो किसी भी टाइप का इसको ना कि अगर किसी काम के लिए बोलें, जैसा कि अगर पानी मांगे तो इसको ये मत बोलना कि थोड़ी देर में देते हैं। इसको तुरंत पानी और खाना जो भी अगर डिमांड करे, जो भी फरमाइश करे, पूरी इसकी करते रहना, वरना इनका पागलपन का दौरा कभी भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उनके परिवार वाले इस शर्त से सहमत हो जाते हैं, डॉक्टर की बातों से कहते हैं हम हाँ इनका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर जैसे उसकी छुट्टी होती है मानाराम गुर्जर की, जब वहाँ से छुट्टी होती है तो वो अपने गांव आते हैं। गांव आने के बाद
जब 2-4 दिन 10 दिन बाद मानाराम गुर्जर की जो चोटें वगैरह हैं वो ठीक हो जाती हैं, गांव में जब आने जाने घूमने लगता है मानाराम गुर्जर, तो गांव के लोगों से तरह तरह की पागलपन जैसी बातें करने लगते हैं। गांव के जो लोग होते हैं उन्हें भी ये जानकारी हो जाती है कि मानाराम गुर्जर की जो मानसिक स्थिति है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इससे ज़्यादा बहस ना की जाए, इससे जितना बच सके उतना बचें। मानाराम गुर्जर किसी से भी बात करता है तो यही कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। उसकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और बीच वाली बेटी की भी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आने जाने लगते हैं। फिर छोटी बेटी की शादी होती है जिसका नाम होता है रेखा। जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम होता है रेखा और बीच वाली बेटी का नाम होता है देवकी। तो देवकी और जो मीरा थी, मीरा बड़ी थी, इन दोनों का तो आना जाना ससुराल में हो गया था। जैसे कि अब रेखा की शादी होती है तो इनका जो गौना वगैरह बोलते हैं, जैसे शादी के बाद 2-4 राजस्थान में एक प्रथा चलती है गौना, शादी मतलब छोटी उम्र में अगर शादी हो जाती है तो 3 से 4 साल बाद उनका गौना करते हैं। और गौना रस्म एक जो होती है बिल्कुल जैसे लड़की को विदा करते हैं उसी हिसाब से गौना में भी विदा किया जाता है। तो मानाराम गुर्जर वहाँ पर जब गौना उस छोटी बेटी का होता है, शादी पहले हो चुकी थी, उस रात में पूरे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उनके बड़ी बेटी, छोटी बेटी, सारी बेटियां वहाँ पर होती हैं, उनके दामाद वगैरह भी होते हैं। तभी मानाराम गुर्जर अपनी बड़ी बेटी से कहता है कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बड़ी बेटी जो है वो पानी लेकर के जाती है। तो बड़ी बेटी जो पानी लेकर के जाती है तो छोटी बेटी को कहता है कि मुझे नहीं, तुम्हारे हाथों से नहीं पीना है, मुझे छोटी बेटी रेखा के हाथों से पानी पीना है। तो रेखा वहाँ पर पानी लेकर के जाती है तो रेखा के हाथों में मेहंदी लगी होती है, लेकिन रेखा कहती है कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती हूँ, आपको आज दीदी के हाथों से ही पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। तो इतनी बात सुन के मानाराम गुर्जर मान जाता है और अपनी बड़ी बेटी के हाथों से पानी पी लेता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात के समय तकरीबन 2 बजे होते हैं, ये घटना है 3 अप्रैल 2023 के समथिंग की ये घटना है। जब रात के 3 या 2 बजे होते हैं उस समय पर वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो सन्न रह जाते हैं कि आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि जब गांव मोहल्ले में कुछ भी घटना घटित हो जाती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद जब सब लोग देखते हैं कि जो मानाराम गुर्जर है उसके घर से आवाज़ें आ रही हैं, तो सब लोग जब ये दृश्य देखते हैं तो मानाराम गुर्जर अपने घर से बाहर कुल्हाड़ी कंधे पर रख के बाहर जा रहा था और खून से इतना लथपथ था। लोगों ने जब उसकी स्थिति देखी तो लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कुछ औरतें भी थी उसमें जो कि देख करके उस दृश्य को बेहोश हो गई, कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई, ज़मीन पर गिर गई। जब गांव वालों ने घर के अंदर का माहौल देखा तो उसकी जो 3 बेटियां थीं उनको मार दिया गया था। उसकी बड़ी बेटी का एक छोटा लड़का था जो कि 4 से 5 साल का होगा, उसके गले में भी काफ़ी ज़्यादा प्रहार उसने कुल्हाड़ी से किए थे। जो उसकी मतलब पत्नी थी देवकी, उसके भी गले में उसने कुल्हाड़ी से प्रहार किया था और उस प्रहार से उसकी पत्नी और जो उसका नाती था वो थोड़ी मतलब उनकी नब्ज चलती रहती है। जब पुलिस को भी कोई सूचित कर देता है तो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन जो तीनों बेटियां होती हैं, तीनों बेटियां उनकी डेथ हो चुकी थी, मर चुकी थी और उनको हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी पत्नी और जो उसका नाती था वो भी दम तोड़ देते हैं। तो पुलिस वाले गांव में सूचित कर देते हैं कि सब लोग सावधानी से रहें, क्योंकि जो मानाराम गुर्जर है उसके पागलपन की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर वो किसी और को भी मिल गया तो हो सकता है कहीं उनको भी ना हानि पहुंचा दे, कोई घटना घटित ना कर दे, किसी की जान ना ले ले। तो गांव वाले कुछ दिनों के लिए घर से भी बाहर नहीं निकले और पुलिस वालों ने अपनी टीम गठित करके मानाराम गुर्जर को अरावली पर्वत श्रृंखला में से, पहाड़ों में से उनको पकड़ा और पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद कोर्ट में जो धाराएं वगैरह लगती हैं, जो धाराओं से पंजीबद्ध केस होता है, उनको किया और मानाराम गुर्जर को जेल भेज दिया गया। जब मानाराम गुर्जर जेल में गया तो उसको मतलब उतना ज़्यादा मानसिक स्थिति ख़राब नहीं थी, लेकिन उसको पागलपन के दौरे पड़ते थे और हमेशा मारने कूटने की बातें करता था और उसने अपने ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली थी। तो मानाराम गुर्जर को जब जेल में रखा गया तो वहाँ पर मानाराम गुर्जर को पश्चाताप हुआ कि अब मैं अगर जेल से छूटता भी हूँ तो वहाँ से किसके पास रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से ही अपने परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली है। तो मानाराम गुर्जर भी कहीं ना कहीं ये पश्चाताप करता है। जब उसका दिमाग ठीक होता है तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैंने एक अपना बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो मानाराम गुर्जर भी जेल में ही फांसी के फंदे पर लटक करके अपनी आत्महत्या कर देता है। और ये कहानी आज भी लोगों को, जब भी लोग सुनते हैं उस एरिया में, जब भी ये कहानी चर्चा चलती है तो लोगों की मतलब एक
खामोशी छा जाती है और उनके पहलों तरह से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इतना बड़ा निर्दयी बाप कैसे हो सकता है। और उसकी भी गलती नहीं, उसका दिमागी संतुलन ख़राब होने की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो गाइस, आप लोगों से इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब किसी को बदनाम करना नहीं था और ना ही किसी की किसी को ठेस पहुंचाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। मेरा मतलब यही है, मेरा मकसद यही है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।